Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। पहले चलते हैं प्रोजेक्ट 2025 पे। प्रोजेक्ट 2025 एक प्री इलेक्शन डॉक्यूमेंट था जिसको मैंने बहुत डिटेल में स्टडी किया। वो एक गाइडलाइंस थी अमेरिका के लिए कि क्या अमेरिका को करना चाहिए, क्या ट्रम्प को करना चाहिए टू रिस्टोर अमेरिकन लीडरशिप। नाउ जब अमेरिका बात करता है अमेरिकन लीडरशिप की तो बात करता है कॉन्क्वेस्ट की। उनका लीडरशिप का अर्थ होता है कि जिसकी बंदूक उसकी रिसोर्सेस, ये बात होती है उनकी। तो ये लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि नैतिकता, या अमेरिकन पार्लेंस में समझे तो नैतिकता, उसका मॉरलिटी, ये सब नहीं होता उसको वही चीज़ आता है जो उसने सीखा था एज ए सेटलर। मतलब कहीं पर भी जाओ, वहाँ के लोकल लोगों को अपने अधीन बनाओ, मार कर या फिर जैसे ही बना सकते हो, जैसे नेटिव अमेरिकन को ख़त्म कर दिया, और फिर वहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ डालो ताकि लोकल लोग जो हैं आपकी पॉलिसीज़ फॉलो करें। फिर उसके बाद उनको आप उन रूल से सब्जेक्ट करो कि वो अपना लोकल रिलीजन भूल जाए, लोकल कल्चर भूल जाएं, अपनी भाषा उनकी बदल दो और फिर उनके ऊपर एक छत्र राज करो, क्योंकि अब वो आपके गुलाम है। क्योंकि एक बार आपने भय डाल दिया तो जनरेशन तक भय चलता है। जैसे कि अगर आपको पता हो कि सारे जो जानवर होते हैं जंगल में वो शेर से डरते हैं, क्योंकि मालूम है कि शेर जो है उनको मार देगा। तो जैसे ही पैदा होता है कोई जैसे हिरण हुआ या कोई ऐसा जानवर जो अपनी रक्षा नहीं कर पाता है, तो वो स्वाभाविक तरीके से सीखता है कैसे भागना है शेर को देख के। कभी कभी क्या होता है, आप जंगल में देखते हैं जंगली भैंसे जो होते हैं वो, उनको अपनी शक्ति का सडनली एहसास हो जाता है, वो मुड़ते हैं और शेर पे आक्रमण कर देते हैं। तो अब शेर को भय हो जाता है कि ये मुझे अटैक कर सकता है। जंगली भैंसे को नहीं छूते तो उसके बछड़ों को छूते हैं, और यदि कोई ऐसा भैंसा दिख गया जो अकेला हो और शेर अगर 3-4 हो तो वो उसका संहार कर देते हैं। यही जंगल राज अमेरिका का शुरू से 1776 से 1492 से है। यही जंगल राज है यूरोपियंस का, यही जंगल राज है उनका। अब यूरोप और अमेरिका में क्या हुआ कि यूरोप के जो दरिद्र जो लोग थे, जो भाग के आए, चर्च से भागे थे, तो उन्होंने देखा ये लैंड हमारी है। उनको लगा ये नेटिव अमेरिकन ट्रस्ट करते हैं हमारे ऊपर, दुनिया पे ट्रस्ट करते हैं, इनको पता ही नहीं दुश्मन कौन होता है। तो उनकी मासूमता का उन्होंने एडवांटेज लिया और उन पे वही गेम खेले जो वो खुद झेल कर आ रहे थे चर्च से, कैथोलिसिज्म से, और उनको खत्म कर दिया। क्योंकि ये जो रेस है उसमें दया होती नहीं है, क्रूरता से भरी रहती है। यही कॉलोनाइजेशन था। उन्होंने फिर पिलग्रिम्स बुलाना शुरू कर दिया हिस्टोरिकल रिविजन में। ये पिलग्रिम्स नहीं थे, ये सारे चोर डाकू लुच्चे लफंगे थे वहाँ के, यूरोप के। उनको नाम दिया गया पिलग्रिम कि उन्होंने चोंगा पहन लिया कि मैं तो प्रीस्ट हूँ, मैं तो भगवान का आदमी हूँ और मेरे हाथ में एक बाइबल है, मैं तुमको सुधारूंगा। खुद को नहीं सुधारेंगे, तुमको सुधारूंगा। सुधारना क्या है? तुम सब कुछ अपना पहले भूल जाओ और मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। अगर तुम फॉलो करोगे मैं तुम्हें मेरे जैसा बना दूंगा, पादरी बना दूंगा, और फिर तुम भी यही काम करना मेरे बिहाफ पे अपने लोगों के साथ। तो वही जो साइकिल थी कॉलोनाइजेशन की, फेथ के थ्रू करी, तलवार के भरोसे करी, बंदूकों के भरोसे करी। अमेरिका का पूरा जो कॉलोनाइजेशन है बंदूकों से हुआ, तलवार से भी नहीं हुआ है। उसके पहले जो हुनिपेरो फ्रायर ने फॉलो किया था कैलिफोर्निया में, वो तलवार के भरोसे किया था। फ्रायर्स का मतलब ही होता है सोल्जर्स कम प्रीस्ट। सोल्जर भी होता है, प्रीस्ट भी होता है, क्योंकि जो तलवार से सुनेगा वो आपके अधीन रहेगा डर के मारे, उसको मालूम है मार देंगे, है ना। इसीलिए वो भय फैलाया गया, अ व्हाइट मैन इज कमिंग, और उनके अपोजिशन से फैलाया व्हाइट लाइज। ये अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी इन ए नटशेल है। ये पॉलिसी है उनका। ये मैं अपनी पुस्तक में लिख चुका हूँ बहुत बार, आप लोग पढ़ सकते हैं, गोल्ड ग्लोरी गॉड में यही इतिहास है। और जहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन को वो देता नहीं जो उनको चाहिए खनिज पदार्थ शुरू से ही।
पहले गोल्ड सिल्वर चाहिए था तो कैलिफोर्निया गोल्ड रश हुआ, मैक्सिको आड़े आया तो मैक्सिको को हटा दिया। फिर उनका तो जितने भी, फिर बहाना क्या बनाया था, हम सिविलाइज करने जा रहे हैं। तो जो भी नेटिव अमेरिकन आया और मैक्सिकन को अपोज किया, तुम तो स्पेनिश एम्पायर हो, तुम्हारी जगह ही नहीं है, स्पेनियर्स तो इधर नहीं रहने चाहिए। तो उन्होंने यूरोपियन लॉजिक यूज किया उनको हटाने के लिए, और नेटिव अमेरिकन के लिए उन्होंने खोल दिया कि देखो हम भगवान के द्वारा भेजे गए हैं और हमको तुमको दंड दे सकते हैं, हम भगवान के लिए ही कार्य कर रहे हैं। मतलब अपने जो गॉड, इमेजिनरी गॉड बोलते हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं, गॉड के लिए कार्य कर रहे हैं, और इसलिए आपको गॉड को फॉलो करना पड़ेगा। और जो तुम ये पूजा करते हो सूर्य की, चंद्र की, उसको छोड़ दो सब, क्योंकि तुम नेचर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको सोना चाहिए। और जिसकी तलवार उसी का चलता है, और ये तो हमारे इतिहास में है। राजसूय यज्ञ, अग्नि, जो भी हमारा जो यज्ञ हम करते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये दो पॉलिटिकल होते हैं। बाकी सारे यज्ञ जो होते हैं अध्यात्म के लिए होते हैं। ये दो यज्ञ होते हैं, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वो होते हैं अध्यात्म के लिए होते हैं, फॉर द डूअर, और राजा के लिए होते हैं कि पूरे विश्व समाज में शांति करें। जहां जहां घोड़ा जाता है, किसी ने घोड़ा रोक लिया तो वहां पे सारे जो डाकू, चोर, उन सबका सफाया कर दिया जाता था। इसी तरह सनातन धर्म की रक्षा होती थी। राजसूय यज्ञ का पर्पज यही था कि जो देश, सबसे महंगा होता है राजसूय यज्ञ, जो देश आपकी पॉलिसीज को अपोज करें, उन देशों को सेनाओं के माध्यम से अधीन करके फिर वहां पे सनातन धर्म की स्थापना की जाए, वहां पे मंदिरों की स्थापना की जाए। मंदिरों की स्थापना को ही वर्णाश्रम की स्थापना बोला जाता था, क्योंकि बड़े बड़े मंदिर जो है वहाँ के लोकल पॉपुलेशन को ट्रेन करेंगे, एजुकेशन देंगे, और कोई अगर उन पे आक्रमण करता था तो सेनाएं वापस आ जाती थी और मास स्केल पे जो अपोज करता उसको हटाया जाता था। ये हमारा भी इतिहास है। अब आज क्या हो गया है कि धर्म जो होता है, मतलब कि लॉ, या जिसके द्वारा पीस फैलती है, शांति आती है, वो ही धर्म होता है, और वो सिर्फ वेदों के द्वारा प्रतिपादित होता है। वेदों को बचाने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है, वेदों के शासन को करने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है, और वही पर्पस होता है राष्ट्र का। राष्ट्र संस्कृत शब्द है, जो उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, तभी किया जाता है जब वो राज्य जो है या राष्ट्र जो है वो वेदों के द्वारा चले, पुराणों की, महाभारत की, रामायण की। और वही भारत का पर्पस भी होना चाहिए कि जहाँ पे वेदों की सत्ता खो जाए, या लोग डाकू बन जाए, या वेदों के विरुद्ध बात करें, उनका सैन्य शक्ति के थ्रू उनका प्रयोग किया जाता है। ये इतिहास है, यही राजसूय यज्ञ है, यही युधिष्ठिर का राज है, यही राम राज्य है। राम राज्य में रावण की सत्ता उखाड़ के फेंक दी भगवान राम ने, क्योंकि वो वेदों का उल्लंघन कर रहा था, मतलब कि धर्म का उल्लंघन कर रहा था, यानी कि लॉ का उल्लंघन कर रहा था, या न्याय का उल्लंघन कर रहा था। न्याय और नीति वेदों के आधार पे होती है, और वही राजनीति होती है जो वेदों के अनुसरण को बढ़ाए। अब इसको आप असुरवाद के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते। असुरवाद को हटाना हर राजनीतिज्ञ का धर्म होता है, उसी के विरुद्ध युद्ध किया जाता है। मतलब जो विष्णु की सत्ता को चैलेंज करे उसी के विरुद्ध किया जाता है, जो इंद्र की सत्ता को चैलेंज करे उसके विरुद्ध युद्ध किया जाता है ना। एते च अंश कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम वृदयंती युगे युगे। इंद्रारी, इंद्र के दुश्मनों का, इंद्र किसकी रक्षा करते हैं? धर्म की रक्षा करते हैं। तो जब आप उनके लिए कार्य करते हैं तो मुक्ति का मार्ग खुलता है। अब ये हो गया बैकग्राउंड, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं प्रोजेक्ट 2025, क्या भारत उसमें है? बिल्कुल है। देखिए, अमेरिका की 3 स्ट्रेटेजीज हैं भारत के विरुद्ध। नंबर 1, उसको टेक्नोलॉजी से डिपेंडेंट कर दो। पहले अमेरिका में सर्विस सेंटर्स खुलते थे, अमेरिका में प्रोग्रामर्स को बुलाया जाता था आईटी सर्विसेज के लिए, तो दुनिया, भारत का जो सबसे अच्छा दिमाग है वहां पे खींचा जाता था, आईआईटी का, किसी और अच्छे इंजीनियरिंग स्कूल्स का, और उसके थ्रू भारत को वंचित कर दिया जाता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और भारतीय सरकार को बोला गया था आप उस पर ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, आप प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे, 97 का एग्रीमेंट है, आप सिर्फ अपने रिसोर्सेज सप्लाई करेंगे। दूसरा,
भारत को बनाना है ऐसा मार्केट जो वहां मिडिल क्लास खरीदे और उससे अमेरिकन प्रोडक्ट्स बिके। तो ऐसी भी कंडीशन अमेरिका डाल सकता है भारत के ऊपर कि अगर अमेरिकन कंपनीज भारत में ऑपरेट कर रही हैं तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ही मार्केट में लाया जाए, बाकी सब प्रोडक्ट्स को नहीं लाया जाए, और अमेरिकी कंपनी के इन्वेस्टमेंट को अमेरिका फ्रीली ट्रांसफर किया जाए। ये इन्वेस्टमेंट की कंडीशंस है। फिर तीसरा कि अमेरिकन एजुकेशन कैंपसेस जो भारत में चलेंगे वो अमेरिकन करिकुलम के हिसाब से चलेंगे, भारतीय करिकुलम के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो भारत की वहां पे भी संप्रभुता खींच लेने का। चौथा, अमेरिकन सोशल मीडिया भारत में फ्रीली एक्सेसिबल होना चाहिए, जिसको भारतीय पॉलिसी मेकर्स सोचते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे फॉरेन की सोशल मीडिया ऐप चल रही हैं, जिसका कंट्रोल फॉरेनर्स के हाथ में होता है, जिसका सॉफ्टवेयर उसी का कंट्रोल, बाकी दूसरे का कंट्रोल नहीं होता। और अगर अमेरिकी है, अगर उस पर आप रोक लगाएंगे तो आप पे सैंक्शन लगाए जाएंगे। पांचवा, द डिफेंस जो है भारत का वो डिपेंडेंट अमेरिका पे होना चाहिए, जैसे कि तेजस के इंजन अमेरिका सप्लाई करेगा। अब वो आप पे कभी भी आप तो तेजस को तो डिरेल ही कर दिया, पूरी तरीके से पूरा ही डिरेल कर दिया। और भारत के आर्मी ऑफिसर्स को बोला गया कि आप प्रमोट करिए जो जो उनसे कनेक्टेड है, जो नहीं है तो वो खुल के बातें कर रहे हैं। और भारत के अंदर जितने भी जो भारत के की पोजीशन पे ऑफिशियल्स हैं उनको उनके बच्चों को अमेरिका में पढ़वाना, मैंने पहले ही बोला था कि उस समय बैन होना चाहिए। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं चाहे किसी पोजीशन पे हो, आपके बच्चे फॉरेन में नहीं पढ़ सकते, आपके बच्चों को भारत में पढ़ना चाहिए। ये कंडीशंस डालनी चाहिए। तुरंत ही बहुत सारा जो है सिविल सर्विसेज का चार्म चला जाएगा। ठीक है, लोग पैसा इकट्ठा करके यही करते हैं। फिर फॉरेन ट्रिप्स पे लाना ऑफिशियल्स को, और भारत के अपोजिशन को वो सब इश्यूज देना पैसा देने के बाद, ताकि वो भारतीय सरकार को अनस्टेबल करती रहे। लड़ना डायरेक्टली नहीं चाहता है, उसको मालूम है भारतीय सेना बहुत बुरी तरह से लड़ेगी, हारा देगी, तो इसलिए लड़ेगा नहीं वो। लेकिन वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करेगा कि भारत इकोनॉमिक गुलामी में घुसता चला जाए, जैसे कि चैट जीपीटी का भारत में पेनिट्रेशन। आजकल बड़े बड़े स्कूल्स को फ्री में कंडीशन दिया जा रहा है, एक्सेस, ग्रॉक का एक्सेस दिया जा रहा है, और लोग उसमें बच्चों का आईक्यू लेवल उससे कम हो रहा है। पहले गूगल सर्च तो कम ही था, अब ये भी आ गया है, जेमिनाई भी आ गया है, सब कुछ दे दिया गया है भारत को। तो नाउ बच्चों का आईक्यू लेवल कम होगा, जनरल पॉपुलेशन थिंक नहीं कर पाएगी, और फिर जिसमें से जो इलीट होंगे, जो थिंक कर सकते हैं, उनको अमेरिकन गवर्नमेंट बाकी स्ट्रेटेजीज के थ्रू कंट्रोल कर लेगी। ये चल रहा है। प्लस भारत में जीपीएस बैन नहीं है, तो सबकी लोकेशन को मालूम है, फिर टारगेटेड उन पे एक्शंस होते हैं, क्योंकि अमेरिकन एम्पायर जो है असैसिनेशंस में बहुत काम करता है, और उसके अंदर वेपन्स इस तरह बने हुए हैं, और कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। तो ये सब चल रहा है। दिस इज प्रोजेक्ट 2025। मतलब कि भारत को दबा के रखना है, चीन के विरुद्ध लड़वाना है, या चीन के विरुद्ध सिक्योरिटी रखनी है, भारत को क्वाड में रखना है, और भारत अगर क्वाड के थ्रू उसमें अलग क्वाड को एक्सपैंड करके बाकी देशों को सम्मिलित करना है। आपने फिलीपींस को देखा होगा थोड़े दिनों पहले, वो सारा प्रोजेक्ट 2025 में है। मतलब भारत शुड नॉट गो आउट। तो भारत का काम क्या है क्वाड में? सिक्योरिटी गार्ड वाला। सुएज कैनाल से लेके मलाक्का स्ट्रेट तक कंट्रोल करना, ये काम है। चीन को चेक में रखना ताकि अमेरिकी बेस चलता रहे डियो गार्सिया का, क्योंकि 50% दुनिया का ट्रेड जो है भारत के दक्षिण से ही निकलता है, और मेजॉरिटी प्रोवाइडर भारत है। मतलब इनडायरेक्टली भारतीय सेनाओं को यूज करना फॉर अमेरिकन पर्पस, और स्ट्रेटेजिक टाइप का झांसा देके भारत को न्यूट्रलिटी पर रखना, नहीं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में उलझा के रखना, क्योंकि वही पर्पस था पाकिस्तान और बांग्लादेश का बनाने का। ह्यूमन राइट्स पे भारत के ऊपर हमेशा अटैक करना, ताकि ह्यूमन राइट्स के विषय पे भारत हमेशा चुप रहे। सिर्फ मुसलमानों की ह्यूमन राइट्स, बाकी कोई नहीं। तो ये है अमेरिकन प्रोजेक्ट 2025, जिसमें भारत पूरी तरह उसके अंदर है। एग्जैक्टली आप देख रहे हैं ऐसे ही चल रहा है।
और अगर ऐसे भारत नहीं माने तो अमेरिका के जो बेसेस हैं उससे डायरेक्टली पाकिस्तान को मदद करके भारत में निरंतर आक्रमण कराते रहना, ये भी उनका स्ट्रेटेजी है। और ये स्ट्रेटेजी मैंने बताई विदाउट एग्जैक्ट वर्बटिम, मतलब कोशिश यही है कि भारत आगे नहीं बढ़ना चाहिए किसी भी हालत में। ना भारत के पास क्या विकल्प है? भारत के पास भी विकल्प होंगे। पहली बार तो भारत को बड़ी, हम लोगों को, हमारे पास तो चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं भारतीयों के पास, क्योंकि हमको पहले डीकोलोनाइजेशन करवाना है और गलत इतिहास वाला। तो सबसे पहला चीज़ भारत को करना चाहिए, जो मेरे हिसाब से चैट जीपीटी, ग्रॉक और ये सब चीज़ों को बैन करना चाहिए भारत में। भारतीयों को बोलना चाहिए आप एक्चुअल टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, बच्चों की बात कर रहा हूँ। और इंजीनियरिंग स्कूल्स में नियम लगाने चाहिए कि अगर आप इतने लेवल के हैं तो इतने साल आपको भारत में योगदान देना पड़ेगा, समथिंग वैल्यूएबल, बिफोर यू अप्लाई फॉर एनी वीजा आउटसाइड इंडिया। तीसरा, जो फॉरेन जो और या भारत के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल, आपके बच्चे फॉरेन में नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि उनके थ्रू लेवरेज यूज किया जाता है अगेंस्ट भारत। फिर चौथा, भारत को अपनी मिलिट्री जो कैपेसिटीज हैं, ताकि इंजन्स भारत में बने, चाहे शिप के हों, चाहे प्लेन्स के हों, चाहे कोई और, इंजन्स भारत में बने। जो जीसीसीज भारत में खुल रहे हैं, $80 बिलियन इन्वेस्टमेंट, वो सब ईयर स्पेस्ड आउट है। उसका कंडीशंस भी होना चाहिए कि वो भारतीय लॉज के अंडर चलेंगे और रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स विल हैपन अंडर कंडीशंस, क्योंकि इट्स नॉट गुड टू हैव सो मच अमेरिकन एंटरप्राइज। कल को बोलेगा, ट्रम्प ये भी बोल सकते हैं कि आप इतनी सारी कंपनीज आपके उधर, आप निकालोगे तो हम आप पे आक्रमण करेंगे। कर नहीं पाएगा, लेकिन धमकी तो दी जा सकती है, जैसे 500% ट्रेड की धमकी दी गई। अब 500% टैरिफ बढ़ाएगा तो किस पे बढ़ेगा टैरिफ? वो हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्या इंडियन एक्सपोर्टर्स पे कर रहे हैं या अमेरिकन इंपोर्टर्स पे कर रहे हैं? अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स पे कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि भारत को भी अपनी सैंक्शंस पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि अगर आप यहाँ पे ये सब काम करते हैं तो आपकी डिफेंस कंपनीज पे हम ये टारगेट करेंगे, जी के ऊपर हम ये करेंगे, जी इसके ऊपर ये करेंगे। तो ये सब हम करना पड़ेगा भारत को। अगर आपके सॉफ्टवेयर भारत से चल रहे हैं तो वो एक टैरिफ के, एक एग्रीमेंट के अंडर चलेंगे। अगर वो एंटी भारत प्रोपेगेंडा होता है वहां से, देन वी विल स्टॉप द सॉफ्टवेयर्स। और एग्रेसिवली भारतीय गवर्नमेंट को, पॉलिटिशियंस को भारतीय सोशल मीडिया चूज करनी चाहिए। अरट्टाए या कोई और चूज करें, चूज करनी चाहिए, नहीं तो उनकी लोकेशन, उनका सब कुछ पहुंच जाता है उधर। और अगर आप भारतीय पार्लियामेंट में काम करते हैं, चाहे इलेक्टेड ऑफिशियल्स, तो आपके ऊपर वो सारे नियम लगेंगे प्लस मोर। जैसे कि आप भारत के विरुद्ध या भारत के विरुद्ध काम नहीं कर सकते फॉरेन एजेंसीज के लिए, आप पैसा नहीं ले सकते वहां से। और अगर पैसा लेते हैं या उनके एजेंडा पे काम करते हैं तो यू विल बी रिमूव्ड विदाउट नोटिस। उसके लिए कोई पार्लियामेंट अप्रूवल किसी की जरूरत नहीं, वो पार्लियामेंट के लॉज है, जो सेक्रेटरीट, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट उसको डिसाइड कर सकता है। तो ये सब नियम अगर होंगे तो सुरक्षा अच्छी हो जाएगी। डिफेंस पे तो आपको मालूम ही है कि भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो फाइटर एयरक्राफ्ट्स का है, और फाइटर एयरक्राफ्ट्स भारत के कम होते जा रहे हैं, जबकि बढ़ने चाहिए। 60 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, लेकिन घटते जा रहे हैं, बिकॉज जो मेजर प्रोग्राम है उसको अमेरिका ने हाईजैक कर दिया। 80s में डिसीजन लिया था HAL ने, तो जो जो झूठ बोला गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये वो, भारत के बिना अमेरिका की दोस्ती, वो सब बकवास। मैं शुरू में बोला था कि ये सब चीज़ों पे आप बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। असुर लोग हैं, कब बदलेंगे किसी को पता नहीं, दुनिया में किसी को पता नहीं कि कब बदलेंगे। और हम और आप उस पर ज़्यादा फ्यूचर का, किसी भी सरकार को 100 ईयर्स अहेड के लिए काम करना चाहिए। 100 साल के बाद क्या होगा, 100 साल के बाद कैसा दिखेगा, उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो इसलिए अगर आप शांत तरीके से सोचेंगे तो हमको भगवत गीता अलग तरीके से समझनी चाहिए, जो परंपरा में सिखाते हैं कि किसकी रक्षा करनी है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है या धर्म की रक्षा करनी है, और धर्म के अनुसार चलना है। तो उसके लिए वेदों, सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए। जैसे कि भारत की प्रत्येक एम्बेसी जो है सनातन धर्म की एम्बेसी हो,
जिसका काम ही है वेदों को प्रमोट करना, पुराणों को, रामायण महाभारत को प्रमोट करना इन द राइट वे, परंपरा के निष्कर्षों के द्वारा। वही काम होना चाहिए। जैसे वो डेमोक्रेसी का एक्सपोर्ट करते हैं, हमको सनातन धर्म को दुनिया में लाने की हमारी वो चेष्टा होनी चाहिए सरकार की। जब सरकार काम करती है तो उसका रीच ज़्यादा होता है। हम और आप काम करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं? हम लोग सरकार को हेल्प कर सकते हैं लेकिन मदद नहीं कर सकते। अमेरिका को भी उतनी जरूरत है सनातन धर्म की, योग की, जितनी दूसरों को है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो स्रोत है भारतवर्ष, उसकी रक्षा का दायित्व तो वो अमेरिकन हिंदूज का भी है जो उसका पालन करते हैं, अमेरिकन योगी का भी है, और विश्व भर का है भारत की रक्षा करने का दायित्व। क्योंकि वहां से योग जैसी जो जो विज्ञान है वो मिलता है। सब कुछ योग ही होता है, सब कुछ योग होता है, चाहे ज्ञान से करें, चाहे सांख्य से करें, चाहे आप ध्यान से करें, कर्म से करें, सब योग होता है, या भक्ति से करें, योग कोई होता है। योग इज वन यूनिवर्सल डेफिनेशन। तो बहुत कुछ करना है हम लोगों को। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, ध्यान से सीखिए। हम लोग को आप सपोर्ट कर सकते हैं यूपीआई के द्वारा या पेपाल, वेनमो, सेल के द्वारा। हम लोग को सपोर्ट करिए ताकि हम अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत सारा हमको ज़रूरत पड़ता है। और ऑल्सो बिकम ए मेंबर बन के भी आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं टू सी मेंबर्स ओनली वीडियोस, जो कि शास्त्र पे आधारित होते हैं, धर्म पे आधारित होते हैं। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।